बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो साइफर केस जेर समाअत था, आज उसमें क्या हुआ, कार्रवाई क्या हुई, और उसके साथ साथ नाजरीन अब सुप्रीम कोर्ट में भी बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। काजी फायज ईसा साहब जो है वो बड़े बरहम दिखाई दिए हैं। आज उन्होंने साबका 184(3) के हवाले से जो गुफ्तगू होती रही है उस पर उन्होंने क्या कहा, इस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि साइफर केस। नाजरीन, साइफर केस जो है वो FIA ने FIR दर्ज की थी। इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर का नाम भी था उस FIR में, और इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उनका नाम भी था। ये FIR दर्ज की गई और इस FIR में इमरान खान साहब जो है वो 15 अगस्त से गिरफ्तार है, और उनकी तकरीबन 2 ही महीने से दरख्वास्त जमानत जो है वो भी जेर समाअत है, तकरीबन 2 महीने से। तो आज उनकी एक तो दरख्वास्त जमानत फिक्स थी, दूसरा जो उनका ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल में भी आज इमरान खान साहब जो है उनको नकूल तकसीम होनी थी। चार्ज फ्रेम होने से पहले जो है वो एक कानूनी कार्रवाई होती है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। उसमें यानी मुल्ज़िम के खिलाफ जो इल्ज़ामात होते हैं वो उसकी नकूल उन्हें दी जाती हैं कि ये इल्ज़ामात हैं, और नेक्स्ट डेट पर जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो फर्द जुर्म की होगी। तो वो फर्द जुर्म जो है वो आज नहीं लगा, और उसकी समात फर्द जुर्म की जो है उस डेट मुकर्रर कर दी गई है 17 तारीख, यानी इसी महीने की 17 तारीख को। आज इमरान खान साहब जो है वो जज साहब से उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, और वो लोग जो ये कहते थे और ये जिनकी ये गुफ्तगू होती थी कि जी वो टूट जाएंगे, वो घबरा जाएंगे, वो डील कर लेंगे, वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, आज भी उन्होंने कहा कि जी मुझसे आम लोगों जैसा सलूक किया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे कोई खसूसी रियायत नहीं चाहिए, जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुझे सहूलियात मिलनी चाहिए मुझे सिर्फ वही सहूलियात दे दें। ज़्यादा परेशानी जो है उनको इस हवाले से थी कि उनको वॉक करने की और एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं है। उनका वो सेल्फ जिसमें उन्हें रखा गया है वहाँ वो चहलकदमी भी नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आज उन्होंने बात की है। बुनियादी तौर पर ये मुकदमा दर्ज किया गया था इमरान खान साहब पर कि जी उन्होंने वो साइफर को अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया, और वो जलसे में लहराया, मुल्क की सलामती को खतरे में डाला, और दोस्त ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात को खराब किया। और बनी गाला में एक मीटिंग का हवाला भी दिया गया कि उस बनी गाला की मीटिंग में भी इस साइफर को सियासी मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। और यूं वजीर आजम जो है उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 में एक गोरों ने कानून बनाया था, उस कानून के तहत इमरान खान साहब पर ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। तो आज उस मुकदमा में इमरान खान साहब की जो है वो दरख्वास्त जमानत भी जेर समाअत थी। आज इमरान खान साहब की तरफ से उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने इस पर आर्गूमेंट्स किए। उनके आर्गूमेंट्स जो हैं वो बड़े इंस्पायरिंग थे। उन्होंने कहा कि जी मेरा जो मुलजिम है यानी पेटिशनर जो है इमरान खान साहब, उनकी 71 साल उनकी उम्र है, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और उनके सियासी मुखालफिन की इमा पर जो है उनके खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सिर्फ इस्लामाबाद में 40 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुल्क में तकरीबन 200 के करीब जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये तो एक चूंकि फैक्ट्स की बात थी, जाहिर है इमरान खान साहब पर इतने मुकदमात हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी माजी में कभी सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो किसी पर मुकदमा नहीं चला, हमेशा आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या एयर फोर्स के जो कवानीन है उनके साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है वो इतलाक किया गया है। यानी माजी का उन्होंने मिसाल दी, और ये भी कहा कि और ये जो केसेस है ये आर्मी ऑफिसर के खिलाफ डिफेंस के मामलात में जो है वो चलाए गए हैं। उन्होंने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गूमेंट 7 मुख्तलिफ जजमेंट्स का भी हवाला दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि जी इसमें 2 महीने से गिरफ्तार है। 15 अगस्त को इस केस में बाकायदा गिरफ्तार किया गया था। और फिर उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जी वो मुकदमात जिनमें इमरान खान साहब की जमानत थी वो तकरीबन 20 केसेज हैं जिसमें इमरान खान साहब को जमानत मिली है, और वो चूंकि सियासी थे मुकदमात और बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए थे, और माजी में भी कभी साबिक वजीर आजम या वजीर खारजा पर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने कहा कि जी दुनिया में साइफर की बुनियाद पर क्या किसी पर कभी कोई केस चलाया गया है? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी शायद साबिक अमरीकी सदर जो हैं उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो प्रोसिक्यूशन चल रही है। अब बुनियादी तौर पर जो इल्ज़ाम है वो यही है कि जी इमरान खान साहब ने मुल्क की सलामती जो है उसको खतरे में डाला,
تو اس किस्म की कोई एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन अब तक पेश करने में नाकाम रही है। और फिर उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि जी इस कानून के तहत अब तब्दीली लाई गई है, लेकिन उसका इतलाक जो है वो इस केस पर नहीं होगा। किसी दुश्मन मुल्क से जो है वो साइफर शेयर नहीं किया गया, कौमी सलामती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये कलभूषण का या अभिनंदन का केस नहीं है, या कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोहोटा एटमी प्लांट के नक्शे जो है वो बनाकर किसी को दिए गए हों। जाहिर है ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये जो केसेस बनाने वाले हैं ये इतने नालायक और पागल किस्म के लोग हैं, अहमक हैं, कि एक मुल्क का वजीर आजम अगर साइफर वो ये उसका हलफ उसको अलाउ कर रहा है, अगर वो ये मुनासिब समझता है कि किसी चीज को अफशा करे, किसी चीज को बताए अपनी कौम को, तो ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है। और वजीर आजम अगर अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल नहीं करेगा तो वजारत खारजा में बैठा हुआ कोई सेक्शन अफसर या कोई सेक्रेटरी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते। यानी इतने स्टूपिड लोग हैं, इतने अहमक लोग हैं ये केस बनाने वाले, उन्हें ये नहीं पता कि वजीर आजम पर इस किस्म का केस बनाया नहीं जा सकता। हाँ, या और फिर केस बनना चाहिए था किस पर? जब अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट ने ये साइफर जो है इसको पब्लिक किया और बताया कि जी, और ये भी कहा कि जी पाकिस्तान में हमें ये मिलिट्री सोर्स से मिला है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और इसको इन्वेस्टिगेशन की जाती कि किसने इसको लीक किया, उसके खिलाफ तो ये मुकदमा बनता था। इमरान खान साहब जो है उन पर ये किसी सूरत मुकदमा जो है वो नहीं बन सकता था। लेकिन जो बनाने वाले हैं मुकदमात, वो चूंकि धड़ाधड़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए और जहां तक इस केस के ट्रायल का ताल्लुक है, जैसे तोशाखाना के केस में कोर्ट की बदयांती वाज़े नजर आ रही थी, तो इस केस में भी जो ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है बुलसनाद जुल्करनैन साहब की, और इसमें जो फुर्तियां दिखाई जा रही हैं और जिस किस्म की प्रैक्टिस की जा रही है, उससे महसूस यही होता है कि इमरान खान साहब को इस केस में भी सजा देने का जो है वो मुकम्मल मंसूबा वो बनाया गया। सजा उनकी बनती है या नहीं, ये तो मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में बात कर चुका हूँ। बुनियादी तौर पर तो ये एफआईआर ही नहीं बनती, लेकिन चूंकि एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इस एफआईआर में इमरान खान साहब जो है वो 2 महीने से जेल में है, और उनकी वो जो जिस कोर्ट में ट्रायल हो रहा है उस कोर्ट में उनकी जमानत जो है वो भी खारिज हो चुकी है, और अब ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट में जेर समाअत है। उसके साथ साथ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो भी बहरहाल बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। पाकिस्तान में जब भी ताले आजमा आए हैं, डिक्टेटर्स आए हैं और इस किस्म के लोग आए हैं, तो पाकिस्तान में हमेशा अदालतों की तरफ से उनको वैलिडेट किया गया। अदालतों ने आइन में तरमीम की इजाज़त भी दी है, अदालतों ने एलएफओ के तहत हलफ भी लिए हैं जजेस ने। तो अब जुडिशरी जो है वो सहूलतकार का किरदार माजी में अदा करती रही है, और अब भी इस किरदार में कोई खास तब्दीली जो है वो नजर नहीं आ रही। नाजरीन, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली तो चले, वो तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल के हवाले से भी आपको पता है कि हुकूमत ने कानून बनाया था, और उस कानून में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं उसको उस पर एक नकब लगाई गई थी, डाकाजनी की गई थी, तो फिर उस केस के खिलाफ फैसला आ गया था और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन फिर उसकी अपील हुई, तो अब काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो उन्होंने इस पर फुल कोर्ट बनाया, और फिर फुल कोर्ट की कार्रवाई जो है वो भी सब ने देखी, और आज भी वो जेर समाअत था। आज जजिस साहबान और आम तौर पर वो कैंप जो काजी फायज ईसा साहब की क़यादत में या उनके साथी जजेस का नजर आ रहा था वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के खिलाफ, तो वो जजिस साहबान की जो गुफ्तगू थी, उनके जो रिमार्क्स थे और ऑब्जर्वेशन थी, वो भी काबिल गौर हैं। और फिर वो लोग जो इस कानून के खिलाफ थे, और बुनियादी तौर पर वो जजिस साहबान जो ये कहते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत है, उनके जो रिमार्क्स थे वो भी मैं समझता हूँ कि बड़े काबिल गौर है। आज पार्लियामेंट के मुतालिक ये कहा गया कि जी पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट अच्छा करना चाहती है तो कुचलना क्यों चाहते हैं? ये चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स दे रहे हैं। पार्लियामेंट अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? माजी में आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल सही हुआ या गलत? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो है वो ये केस जजेस के, सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकील थे आबिद जुबैर चौधरी साहब, उनसे सवालात किए गए, और फिर ये भी अब ये मैं समझता हूँ किसी हद तक मिसबिहेव किया गया कोर्ट की जानिब से उनके साथ, क्योंकि अगर मगर नहीं सीधा जवाब दें, यानी ये डिक्टेट किया जा रहा है वकला को कि जी आप हमारी मर्जी का जवाब दें। कोर्ट की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन आया
تو اس پر وکیل جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ جواب دے، لیکن وہ اس نے جواب کیا دینا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہرحال وکیل نے کرنا ہے۔ پاکستان میں کسی جسٹس نے یا چیف جسٹس نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ وکیل نے کیا جواب دینا ہے۔ تو اگر مگر نہیں جی سیدھا جواب دیں۔ عابد زبیری بولے کہ آرٹیکل 184(3) کا غلط استعمال بھی ہوا اور اس کے خلاف اپیل ہونی چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ جی آپ مدعی ہیں نہ مدعا ہے، تو پھر اس ایکٹ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اختیار آئین میں رہ کر استعمال کیا گیا ہوتا تو یہ قانون سازی نہ ہوتی۔ اب یہ دیکھیں فکرہ کتنا قابل غور ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو ماضی میں چیف جسٹس تھے جناب عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے آئینی حدود میں اور جو ان کی لمیٹیشن تھی ان میں رہ کر اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، اس لیے یہ قانون سازی ہوئی ہے۔ اب یہ براہ راست سپریم کورٹ کے ایک جسٹس کی جانب سے اپنے سابقہ چیف جسٹس پر جو ہے وہ ایک لفظی حملہ اور ایک عدم اعتماد ہے، اور وہ عدم اعتماد نظر بھی آتا رہا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ تو جسٹس اعجاز الحسن انہوں نے یہ کہا کہ جی موجودہ رولز میں تبدیلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے، پارلیمنٹ رولز نہیں بنا سکتی اور نہ ہی رولز بنانے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی انصاف تک رسائی کے حق کی سپریم کورٹ خلاف ورزی کر رہی ہو تو کیا پارلیمنٹ مداخلت نہیں کر سکتی؟ اب دیکھیں نا، یہ ایک ایسے جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انصاف تک رسائی کا حق سپریم کورٹ تسلیم نہ کرے تو کیا پارلیمنٹ اس کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتی یا مداخلت نہیں کر سکتی؟ اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو کون بتائے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ بتا چکا ہے کہ پارلیمنٹ کس معاملے میں قانون سازی کر سکتی ہے اور کس معاملے میں نہیں کر سکتی۔ تو انتہائی ادب سے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ لیں، پارلیمنٹ کی ڈومین کیا ہے، پارلیمنٹ کس قسم کی قانون سازی کر سکتی ہے اور کس قسم کی قانون سازی نہیں کر سکتی، اس کو وہ دیکھ لیں تو شاید اس سوال کا جواب انہیں مل جائے گا۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات تھی وہ یہ تھی کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون، اب اس کو ظاہر ہے وہ بینیفیشری ہے اس سارے پروسیس میں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے جو بھی قانون سازی کی جاتی رہی وہ بنیادی طور پر اسی لیے تھی کہ جی چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو اور عدلیہ کو، وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو وہ نالاں تھے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے مختلف جلسوں میں بھی یہ باتیں کی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے جو اپنے وکلاء تھے وہ بھی اس کے تحت نواز شریف کو اپیل کا حق دینے سے جو ہے وہ ایگری نہیں تھے، یعنی متفق نہیں تھے۔ جن کیسز میں انہوں نے کہا کہ جی نظر ثانی ہو چکی ہے، کیا انہیں بھی اپیل کا حق ملے گا؟ اب یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے سوال کیا جا رہا ہے، دوسرے سوال نہیں، مطلب ایک گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ جواب دیا گیا کہ جی قانون بننے سے 30 دن پہلے تک کے جو فیصلے ہیں صرف ان پر اپیل کا حق ملے گا، یہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے فرمایا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ دنیا میں جو قانون سازی ہے، کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی قانون جو ہے مؤثر بازی نہیں ہوگا، لیکن یہاں جو ہے وہ چونکہ ملک کے لیے، اداروں کے لیے تو قوانین بنائے نہیں گئے تھے، بنایا گیا تھا ایک سزا یافتہ بھگوڑے مجرم جو اس قومی دولت کو لوٹ کر لندن میں بیٹھا ہے، یہ قانون سازی بنیادی طور پر اس کے لیے کی گئی تھی۔ تو پاکستان کا آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اس قانون سازی سے منع کرتا ہے۔ آرٹیکل 191 کے تحت دیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو اگر ختم کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ سمپل ایک ایکٹ بنا دینے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اب اس پر جہاں تک تعلق ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اور مندوخیل صاحب کا، جمال مندوخیل صاحب کا، چیف جسٹس صاحب کا، تو ان کے تو پہلے بھی جو ریمارکس آتے رہے ہیں اور جس قسم کے ڈسینڈنگ نوٹس تھے ان کے، اور جو کچھ کیا گیا ان کی جانب سے، تو اس سے لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ خود جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جا رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے، اب اس پر سماعت جو ہے وہ جمعرات کو ہوگی، اور لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی ناانصافی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جب سے گرفتار کیا گیا تب سے ان کے ساتھ شروع کر دی گئی ہے۔ حاضرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔